हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि रहेजा। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सेल बायो का। यहाँ से जनरली पार्ट बी या पार्ट सी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब हम ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल में, तो उसमें से न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो अब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट को स्टडी करने के लिए आप दो बुक्स रेफर कर सकते हो, एक लोडिश है, एक एल्बर्ट है। तो आज का जो लेक्चर यहाँ पर करेंगे ना, वो यहाँ पे लोडिश और एल्बर्ट इन्हीं रेफरेंस बुक से लिया गया, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स का आपको मिल जाएगा, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी अपडेशन रहती है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सब इन्फॉर्म इस ग्रुप में किया जाता है। और हमारा यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट रिलेटेड वीडियोस है आपके एग्जाम रिलेटेड, तो वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो अब देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में। तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में पहले तो हम यहाँ पे बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, इन सबका बेसिक्स पहले समझेंगे। फिर यहाँ पे हम रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में रिसेप्टर्स कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पर होगा। फिर जब हम ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट में देखो दो चीजें यहाँ पर है। हम जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखेंगे कि कैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोसोल से न्यूक्लियस में एंटर करते हैं, या फिर न्यूक्लियस से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइटोसोल में एंटर करते हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हम एक रैन डिपेंडेंट न्यूक्लियर इंपोर्ट करते हैं, रैन डिपेंडेंट न्यूक्लियर एक्सपोर्ट करते हैं, और एक हमारा यहाँ पर आता है रैन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर एक्सपोर्ट। तो ये सब हमारा लेक्चर में रहेगा। तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में बेसिकली ये सब टॉपिक्स है जो हम कवर करते हैं। तो देखते हैं हम कितना अभी इस लेक्चर में कवर कर पाते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स करेंगे, न्यूक्लियर रिसेप्टर, इन सब टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट होगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोसोल। पहले तो ये देखो, अब हमारे पास ये साइटोसोल है, ठीक है। अब साइटोसोल से डिफरेंट ऑर्गेनल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। अब डिफरेंट ऑर्गेनल्स में देखो, अब जैसे न्यूक्लियस होगा, अब यहाँ पर ये जो डबल एरो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, डबल एरो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बेसिकली बता रहा है। तो जो न्यूक्लियस में जो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो रहा है, ये हम यहाँ पर देखते हैं बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है जो हमारा मतलब मेन टॉपिक होगा, न्यूक्लियस में देखेंगे। बट इसके अलावा भी साइटोसोल से जो ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसे कहाँ पर जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी है। फिर से यहाँ पर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, लेट एंडोसोम है, लाइसोसोम है, अर्ली एंडोसोम है, और सेल एक्सटीरियर है, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे सिक्रेटरी वेसिकल्स है, प्लास्टिड्स है, पेरोक्सोसोम्स, हम इनके सब के बारे में डिटेल में करते हैं। बट अभी का जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो हम यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। ये मेन इंपॉर्टेंट हो कि साइटोसोल से न्यूक्लियस में कैसा मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड न्यूक्लियस से साइटोसोल में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट को समझने से पहले हमें पहले कुछ बेसिक्स क्लियर होना चाहिए न्यूक्लियस के बारे में, और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करते भी हैं। तो अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें पता है कि न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, ठीक है। हम लोग ये पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस यहाँ पर कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। तो अब इसमें ये तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर क्या है, ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जब हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन को भी यहाँ पर देखते हैं, तो हमें ये पता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे स्टडीड होती है विद द राइबोसोम। तो आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये सब प्रेजेंट होंगे राइबोसोम, ठीक है। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, यही फिर आगे ये कंटिन्यू भी करती है विद द ईआर, ठीक है। ये क्या करेगी, विद द ईआर कंटिन्यू करती है, ठीक है। और जब हम यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, अब इनर मेम्ब्रेन में भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, प्रेजेंट होंगे इन दी इनर मेम्ब्रेन, और ये एंकरिंग का काम करते हैं, ये एंकर करते हैं। एंकरिंग प्रोटीन्स है बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। दीज आर द एंकरिंग प्रोटीन्स, जिनका मेन फंक्शन यहाँ पर क्या होता है, लिंक विद द क्रोमेटिन एंड द न्यूक्लियर लैमेला, ठीक है। जो क्या करता है, यहाँ पर न्यूक्लियर लैमेला प्रेजेंट होगा, ठीक है, और यहाँ पर और क्या करते हैं, जो क्रोमेटिन होता है उनके साथ लिंक करते हैं। तो आउटर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद द ईआर,
और इनर मेम्ब्रेन में कुछ एंकरिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट है जो लिंक करता है विद द क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियर लैमेला। अब आउटर और इनर मेम्ब्रेन सेपरेटेड होती है विद द पेरिन्यूक्लियर स्पेस। अभी जस्ट बेसिक देख रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्ट को समझना है तो हमें इतना सब रिकॉल होना चाहिए न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन सेपरेटेड होती है वाया द पेरिन्यूक्लियर स्पेस। अब ये जो आउटर इनर मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर होता है, अभी कैसा यहाँ पर होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, तो यहाँ पर बीच में ये क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये है न्यूक्लियर पोर। और एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर होगा न्यूक्लियस में और इनसाइड न्यूक्लियस और एक्सपोर्ट होगा जो यहाँ पर, वो किसके थ्रू यहाँ पर होता है, इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो इन्हीं न्यूक्लियर पोर के थ्रू यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपको न्यूक्लियर पोर का डिटेल स्ट्रक्चर भी यहाँ पे पता हो कि न्यूक्लियर पोर में मतलब कैसे कंसिस्ट यहाँ पर होता है। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस यहाँ पर होगा वो इसी पार्ट पर है। ठीक है, इस पार्ट पर यहाँ पर होगा कि कैसे न्यूक्लियर पोर से जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको थोड़ा और देखा जाए कि न्यूक्लियर पोर कैसे यहाँ पर है। अब जैसे न्यूक्लियस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखो, अब ये तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये वाली यहाँ पर क्या है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद द ईयर मेम्ब्रेन। और अगर आप इनसाइड में यहाँ पर देखो, ये सब यहाँ पर देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट है इनसाइड न्यूक्लियस। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें यहाँ पे देखो ऐसे पोर्स प्रेजेंट है। अगर आप ऐसे समझो, एक पूरा प्रॉपर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उस बॉल में बाहर से यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कुछ पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। क्योंकि जो मेम्ब्रेन यहाँ पर है, जो एनवेलप यहाँ पर प्रेजेंट है, वो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर नहीं होता, बीच में यहाँ पर क्या होता है, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। और ये यहाँ पर क्या है, पेरिन्यूक्लियर स्पेस यहाँ पर होगा। अब इसे पोर से मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड मूव करते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के इनसाइड मूव करेंगे या फिर क्या करते हैं, न्यूक्लियस के आउटसाइड मूवमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, अब एक तो चीज देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला कि जब हम न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे, इनमें इनका देखने को मिलता है बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। अब देखो, बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में भी अब एक तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, इंपोर्ट मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है, अब ये मॉलिक्यूल्स एंटर करते हैं इनटू न्यूक्लियस। अब ये जो इंपोर्ट यहाँ पर होता है, इट इज सिलेक्टिव। ठीक है, एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जब हम इंपोर्ट की बात करते हैं तो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही क्या करते हैं, इंपोर्ट होते हैं। तो सिलेक्टिव इंपोर्ट होगा, और ये इंपोर्ट होगा फ्रॉम दी साइटोसोल टू न्यूक्लियस। ठीक है, सेलेक्टिव इंपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम साइटोसोल टू न्यूक्लियस। अब सेम ऐसे, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या होगा, सेलेक्टिव एक्सपोर्ट। अब ये सिलेक्टिव एक्सपोर्ट कहां से होगा, फ्रॉम दी न्यूक्लियस टू साइटोसोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सिलेक्टिव इंपोर्ट एंड सिलेक्टिव एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल करते हैं कि ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका सिलेक्टिव इंपोर्ट होता है और सिलेक्टिव एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, अब यहाँ पे इंपोर्ट मतलब कौन सा मॉलिक्यूल का इंपोर्ट होगा। अब पहले तो यहाँ पर आ जाता है जैसे हिस्टोन्स। अब हिस्टोन्स की रिक्वायरमेंट कहां पर है, न्यूक्लियस में, क्योंकि हिस्टोन क्या करता है, डीएनए के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, अब हिस्टोन प्रोटीन है तो ये बंद कहां पर होंगे, साइटोसोल में। तो साइटोसोल से फिर इनका इंपोर्ट होगा इनसाइड न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये होगा डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज। अब इनकी सिंथेसिस भी साइटोसोल में है, बट इनकी रिक्वायरमेंट कहां पर है, इनसाइड न्यूक्लियस। और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। ठीक है, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स आ जाएंगे, और यहाँ पर होगा स्प्लाइसिंग फैक्टर्स। ठीक है, स्प्लाइसिंग फैक्टर्स, और यहाँ पर होंगे राइबोसोमल प्रोटीन्स। मींस जो जो प्रोटीन है, प्रोटीन के सिंथेसिस ट्रांसलेशन हमें पता है कि कहां पर होते हैं, साइटोसोल में। तो इन सब की रिक्वायरमेंट कहां पर है, न्यूक्लियस में। तो साइटोसोल में ये सब प्रोटीन्स बने, बट ये इंपोर्ट होके फिर कहां पर आते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है,
अब राइबोसोमल प्रोटीन्स में भी, क्योंकि राइबोसोम की जो असेंबली होती है वो भी कहां पर होती है, न्यूक्लियस में ही होती है ना, 6 48 सब यूनिट का बनना, ठीक है। फिर 6 48 सब यूनिट एक्सपोर्ट करता है, बाहर जाता है, फिर ये क्या करता है, 80s कॉम्प्लेक्स राइबोसोम का बनाता है। तो इनका यहाँ पर क्या होता है, इंपोर्ट होगा। अब ऐसे एक्सपोर्ट में देखा जाए तो यहाँ पर टीआरएनए एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एमआरएनए एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। अब एमआरएनए भी यहाँ पर कैसा होता है, मतलब टीआरएनए एमआरएनए भी यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि जैसे एमआरएनए बना वो एक्सपोर्ट हुआ। अब सिलेक्टिव का मतलब क्या है, पहले एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस्ड एमआरएनए ही ओनली क्या करता है, पास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होता है वो किसका होगा, प्रोसेस्ड एमआरएनए, मतलब उस एमआरएनए का जिसका प्रोसेसिंग होगी, अदरवाइज एमआरएनए एक्सपोर्ट नहीं करता। अब इसके अलावा और यहाँ पर क्या है, और एक्सपोर्ट यहाँ पर होगा राइबोसोमल सब यूनिट का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, तो इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीजें यहाँ पर आती हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनका सिलेक्टिव इंपोर्ट होगा और कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका एक्सपोर्ट होता है। तो ये सर्टेन एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। अब ट्रांसपोर्ट के लिए इतना हमें ये पता लगा है कि जो ये पोर्स यहाँ पर है, ये पोर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं पोर्स से यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, ठीक है। अब ये जो पोर्स यहाँ पर हैं, अब इनसे जो मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, अब इनकी जो पासिंग यहाँ पर होती है मॉलिक्यूल्स की, वो कैसे यहाँ पर हो सकता है, पैसिवली भी डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। पैसिवली डिफ्यूजन भी यहाँ पर होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स का, और जो मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर एक्टिवली भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट भी यहां पर देखने को मिलता है, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसे बोल दो, तो यहां पर देखने को मिलता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करना है, मॉलिक्यूल्स को पास करना है। तो मॉलिक्यूल को पास करने के लिए मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू यहाँ पर होगी, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगी, और न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो मॉलिक्यूल्स पास करेंगे वो पैसिवली, मतलब पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है। अब सिंपल से एक चीज देखना, जैसे हम यहाँ पे न्यूक्लियर पोर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर पोर के बारे में हमें इतना तो पता है कि जो न्यूक्लियर पोर यहाँ पर होता है वो ऐसे कुछ यहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से कंसिस्ट होता है, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन्स बोला जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर बास्केट होती है, प्रॉपर रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना, जिसको यहाँ पे बोला जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो न्यूक्लियर पोर यहाँ पर होगा, इसको मतलब ये किससे कंसिस्ट होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स फिर आगे किससे कंसिस्ट होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से, ठीक है। अब इसमें से अब यहाँ पर क्या करना है, मॉलिक्यूल्स को पास करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल यहाँ पर कैसे हैं, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल तो क्या कर सकते हैं, वो पैसिवली डिफ्यूज करेंगे इस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से। बट जो यहाँ पर लार्ज साइज मॉलिक्यूल होंगे, अब ये जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, इनकी एक्टिव यहाँ पर क्या होता है, इनका ट्रांसपोर्ट होता है लार्ज साइज मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल तो इजी पास कर जाता है, पैसिवली डिफ्यूजन होता है। लार्ज साइज मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या करते हैं, वो उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और जनरली हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कैसे, मॉलिक्यूल्स लार्जर देन द 60,000 डाल्टन, ठीक है। जो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट 60,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बेयरली पैसिवली डिफ्यूज थ्रू न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 60,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर मतलब पैसिवली डिफ्यूजन नहीं देखने को मिलता। तो हम ये बोल सकते हैं इससे कम साइज के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, इजी पास कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहां पर भी शो किया है। अब इसमें यहां पर क्या हुआ कि जो यहां पर क्या दिया है कि यहां पर स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये साइज है बेसिकली जो क्या करता है, फ्री डिफ्यूजन के थ्रू इस पोर कॉम्प्लेक्स से पास कर सकता है। और यहाँ पर
ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियस में एंटर कैसे करता है, बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसको ऐसे भी समझो, देखो जैसे यहाँ पर ना, अब ऐसे समझो, एक यहाँ पे जैसे हमने बोल का एग्जांपल लिया ना, अब बोल में कुछ पोर्स प्रेजेंट है, अब वो जो पोर है उन पोर से मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, ठीक है। अब वहां पे कुछ बहुत छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, अब वो छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स को बहुत इजी क्रॉस कर रहे हैं, फ्री डिफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स को भी वहां से पास करना है, बट वो फ्रीली डिफ्यूज नहीं कर सकते अपने साइज की वजह से, तो इनके लिए वहां पर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जैसे हम क्या बात करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे राइबोसोम के बारे में बताएं कि जैसे 60 सब यूनिट है, 40 सब यूनिट्स हैं, अब ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स है। अब ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स इनको एक्सपोर्ट करना है, तो इनका एक्सपोर्ट जो यहाँ पर होगा वो ऐसा नहीं कि फ्रीली डिफ्यूजन से हो जाएगा, क्योंकि लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एमआरएनए आ जाए, एमआरएनए भी लार्ज साइज के जो एमआरएनए यहाँ पर होंगे, जैसे डीएनए आरएनए पॉलीमरेजेस है, अब ये भी यहाँ पे एंजाइम्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 60,000 से ज्यादा, इवन ये कैसे 1 लाख टू 2 लाख डाल्टन में इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन कैसे यहाँ पर होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, ठीक है। अब जनरली आप एक चीज और समझना, हम नॉर्मल जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में हम करते हैं पैसिव एंड एक्टिव, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या देखते हैं कि मेम्ब्रेन पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हैं, अब उन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू एटीपी हाइड्रोलिसिस से मॉलिक्यूल्स क्या करता है, पास करते हैं। जैसे हम सोडियम पोटेशियम पंप करते हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन यहाँ पर होगी उस मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पर जो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है उनके थ्रू मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है वो कहां से हो रहा है, इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू यहाँ पर होता है। अब न्यूक्लियर पोर में यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इनके थ्रू यहाँ पर क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जो हम नॉर्मल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करते हैं उससे डिफरेंट होता है। डिफरेंट इसलिए वहां पर तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या होगा, या तो कैरियर प्रोटीन होंगे, ठीक है, या फिर वहां पर क्या होता है, चैनल्स फॉर्म होता है, तो कैरियर प्रोटीन या चैनल से मॉलिक्यूल क्या करता है, पास कर जाता है। बट इसमें यहाँ पर कैरियर प्रोटीन और चैनल एज सच नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से कंसिस्ट होता है, सेंटर में यहाँ पर एक चैनल तो फॉर्म ये करता है, बट वो चैनल ऐसा नहीं कि जो मेम्ब्रेन पर प्रोटीन प्रेजेंट है वो चैनल और कैरियर प्रोटीन वाले यहाँ पर होंगे। यहाँ पे जस्ट ये है कि यहाँ पे फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, प्रोटीन है, फिलामेंट्स प्रेजेंट है, तो उन्होंने यहाँ पे मैश लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। अब इसके बीच में से मॉलिक्यूल को पास करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स पास करते हैं, अब इसके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है रिसेप्टर्स की। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मॉलिक्यूल्स को लेके जाने का काम करते हैं। जैसे देखो, अब जब यहाँ पर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात बोल रहे हैं ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है, एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ और ये मॉलिक्यूल यहाँ से चला गया। यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि अब ये जो लार्ज साइज जो मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, अब इसके लिए यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, वो रिसेप्टर इनके साथ जाके बाइंड करेगा और फिर बाइंड करने के बाद फिर ये रिसेप्टर क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर किसका रोल यहाँ पर आएगा, रिसेप्टर्स का। तो न्यूक्लियस में जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होंगी वो कैसे, विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर है जो ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस न्यूक्लियस, ठीक है। रिसेप्टर की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप इसको ना ऐसे भी समझ लो कि जैसे कोई एक डोर है, ठीक है, अब उस डोर से आपको कुछ बॉल्स पास करनी है। अब स्मॉल साइज की जो बॉल्स है वो तो बहुत इजी पास हो रही है, तो वहां पर उनको किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे कोई बड़े साइज की बॉल वहां पर आ जाती है तो उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी उस डोर को क्रॉस करने के लिए, तो फिर वहां पर आप पुश करोगे या फिर किसी भी टाइप की हेल्प वहां पे प्रोवाइड करोगे कि जिससे वो बॉल उस डोर को क्रॉस करके पास कर जाए। तो सेम यहाँ पर भी क्या है कि जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल है, अब इनको इस डोर को क्रॉस करना है तो इनको यहाँ पे हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हेल्प यहाँ पर क्या आता है, रिसेप्टर्स यहाँ पर आता है। रिसेप्टर्स जाके बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद इनको फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाता है। तो ऐसे समझ लो जैसे यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स को पुल करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मतलब है रिसेप्टर की बाइंडिंग होना
अब ये जो रिसेप्टर यहाँ पर आके बाइंड करते हैं, ये मॉलिक्यूल फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाता है। पर जब हम स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे एज सच इन रिसेप्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट होता है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट होगा वाया दी न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा। न्यूक्लियर पोर से जो मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्मॉल साइज लार्ज साइज दोनों होंगे। स्मॉल साइज पैसिवली डिफ्यूज कर सकते हैं, बट जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होते हैं उनका पैसिवली डिफ्यूजन नहीं होता, उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मतलब यहाँ पर ये है कि जो लार्ज साइज मॉलिक्यूल होंगे इनके साथ कुछ रिसेप्टर्स जाके बाइंड करेंगे, वो रिसेप्टर की हेल्प से ये मॉलिक्यूल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको इतना क्लियर हुआ होगा। तो जो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखेंगे ना, अब हम इन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन से न्यूक्लियर रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं, या फिर इनके क्या फीचर्स यहाँ पर होता है जो हेल्प करता है यहाँ पे मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके इनको ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो हमारा बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो बेसिक में आपको जस्ट एक इतना समझना है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता हो, नहीं भी पता तो जस्ट इतना पता हो न्यूक्लियर पोर के बारे में। न्यूक्लियर पोर में यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन फाइब्रिल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, फिलामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है प्रोटीन के, जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे बनाता है, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक्टिव पैसिव दोनों यहाँ पर होता है। कौन से साइज के मॉलिक्यूल्स, जो 60,000 डाल्टन से ज्यादा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे ज्यादा इतने बड़े जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर क्या करते हैं, पास करते हैं। तो हम जनरली जो हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे रिसेप्टर यहाँ पर आता है और कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब हम रिसेप्टर्स यहाँ पे देखते हैं। अब देखो रिसेप्टर्स में अब आपको एक चीज यहाँ पर क्या देखना है, अब हम जो यहाँ पे रिसेप्टर्स देखेंगे, अब हमें रिसेप्टर्स यहाँ पे दो प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है। एक यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होगा न्यूक्लियर इंपोर्ट, ठीक है, न्यूक्लियर इंपोर्ट के लिए, और एक हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए यहाँ पर क्या होता है, रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा यहाँ पर होगा न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर। ठीक है, तो हम देखते हैं अब यहाँ पर न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर के बारे में। तो चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर। अब देखो जो न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर होता है इसे बोला जाता है इंपोर्टिन। ठीक है, इंपोर्टिन यहाँ पर होगा न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर। अब देखो जो इंपोर्टिन होते हैं ये आते हैं सोल्यूबल साइटोसोलिक रिसेप्टर। ठीक है, ये है सोल्यूबल साइटोसोलिक रिसेप्टर। सोल्यूबल साइटोसोलिक रिसेप्टर है, और ये जो इंपोर्टिन होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, इट कैन बी मोनोमरिक एंड डाइमरिक। ठीक है, ये कैसे कंसिस्ट हो सकते हैं, मोनोमरिक एंड डाइमरिक। अब मोनोमरिक मतलब यहाँ पर क्या होगा, सिंगल पेप्टाइड से कंसिस्ट होना। ठीक है, तो ये सिंगल पेप्टाइड से भी बने हो सकते हैं, और या फिर यहाँ पर क्या है, टू पेप्टाइड मींस डाइमरिक यहाँ पर हो सकता है, टू सब यूनिट्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिसेप्टर है। अब हमें ये भी पता लग गया सोल्यूबल रिसेप्टर है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। साइटोसोलिक रिसेप्टर होगा इंपोर्टिन, जो इंपोर्ट में रोल प्ले करेगा, साइटोसोल से मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस में एंटर करवाएगा। ठीक है, अब रिसेप्टर यहाँ पे मोनोमेरिक डाइमरिक दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब जो ये रिसेप्टर होगा, अब रिसेप्टर को यहाँ पे बाइंड करना होगा, मतलब किसके साथ बाइंड करेगा, उस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा जिसको ट्रांसपोर्ट करना है इनटू न्यूक्लियस। अब हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर होता है सिलेक्टिव इंपोर्ट या फिर सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हम ये बोलते हैं। और सेकेंड हमें ये भी पता है कि जो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड करते हैं, वो ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी भी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करें। तो अब ये स्पेसिफिकली किसी भी मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा तो रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोटीन्स है या फिर जो मॉलिक्यूल्स है, अब उनमें यहाँ पर क्या होता है, सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ जाकर रिसेप्टर बाइंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंपोर्टिन होंगी, अब इंपोर्टिन की यहाँ पर बाइंडिंग होती है, ये बाइंड करते हैं, बाइंड्स टू सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस के साथ बाइंड करेंगे। अब ये सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे किसके हैं, ऑफ मॉलिक्यूल,
या फिर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है उस मॉलिक्यूल में कुछ सॉर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस होंगे जिसके बारे में हम आगे देखेंगे भी। उन सॉर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बाइंड करते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इट ऑल्सो बाइंड्स टू एफजी रिपीट्स ऑफ न्यूक्लियर पोर या न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का हम स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियर प्रोटीन, जैसे अभी भी बताया था, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोटीन्स होता है। न्यूक्लियर प्रोटीन्स पे यहाँ पे हम 3 टाइप के न्यूक्लियर प्रोटीन्स करते हैं, स्ट्रक्चरल होता है, मेम्ब्रेन होता है एंड एक्टिव न्यूक्लियर प्रोटीन्स। और ये जो एक्टिव न्यूक्लियर प्रोटीन्स होता है, एक्टिव यहाँ पे एफ मतलब फिनाइलएलानिन और जी यहाँ पे ग्लाइसिन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक रिपीट्स होते हैं जो पेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये डिफ्यूजन बैरियर की तरह यहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इंपॉर्टेंट को क्या करना है, मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया, मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके अब इसको पोर को क्रॉस करना है, तो पोर में भी प्रेजेंट है एफजी रिपीट्स। इन एफजी रिपीट के साथ इंपॉर्टेंट जाके क्या करते हैं, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा इसके बाइंडिंग किसके साथ है, एक यहाँ पे सिग्नल सीक्वेंस के साथ होगी जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, सेकंड कि एफजी रिपीट के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो अब इसको कुछ ऐसा समझ सकते हो कि जैसे हमारे पास ये कुछ ऐसा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसा समझ लो, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर यहां पर हुआ। अब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड यहां पर आके कौन कर रहा है, ऐसे यहां पर ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन के पास यहां पे क्या प्रेजेंट है, सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। अब ये जो इंपॉर्टेंट है ये और क्या करता है, एफजी रिपीट, जब ये पोर कॉम्प्लेक्स को क्रॉस करेगा तो वहां पे एफजी रिपीट के साथ भी बाइंड करता है। ठीक है, अब और क्या यहाँ पे देखने को मिला है कि जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो सिनेरियो ये है कि जिसमें इंपॉर्टेंट डायरेक्टली बाइंड करता है विद द प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ सिग्नल सीक्वेंस। अब कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिला है कि जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, अब ये जो इंपॉर्टेंट होगा वो डायरेक्टली मॉलिक्यूल के साथ बाइंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट डू नॉट बाइंड डायरेक्टली टू प्रोटीन। अच्छा, जो यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है ना, जो मॉलिक्यूल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाया जाता है ना, इसको कार्गो बोलते हैं। तो ये कार्गो प्रोटीन यहाँ पर बना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डायरेक्टली कार्गो प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करता है इंपॉर्टेंट। ये कैसे करता है, ये इनडायरेक्टली बाइंड करता है, डायरेक्टली बाइंड नहीं करेगा। तो ये क्या करता है, ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू कार्गो प्रोटीन, कार्गो प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा विद द हेल्प ऑफ एडाप्टर प्रोटीन। तो यहां पर कुछ क्या आता है, एडाप्टर प्रोटीन्स आते हैं। तो इनके बीच में मतलब कार्गो प्रोटीन और इंपॉर्टेंट के बीच में एडाप्टर प्रोटीन, एडाप्टर मॉलिक्यूल आता है, एडाप्टर प्रोटीन आता है, फिर ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉम्प्लेक्स फिर एंटर करता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी यहां पर क्या हो सकती है, jैसे ये यहां पे इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इस इंपॉर्टेंट के साथ यहां पर जो बाइंडिंग होगी, अब ये यहां पे कुछ एडाप्टर मॉलिक्यूल की बाइंडिंग यहां पर हुई है। अब इस एडाप्टर मॉलिक्यूल के साथ यहां पर अब बाइंड करता है कार्गो प्रोटीन। तो सेकेंड सिनेरियो ये भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट एडाप्टर एंड कार्गो प्रोटीन, या फिर डायरेक्टली बाइंडिंग हो सकती है, या फिर यहां पर क्या है, ये बीच में कुछ एडाप्टर मॉलिक्यूल भी आके बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा है न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर के बारे में, जिसमें इंपोर्टीन आता है। इट इज सोल्यूबल साइटोसोलिक रिसेप्टर, कैन बी मोनोमेरिक एंड डायमेरिक। ठीक है, अब इसमें यहां पर किसके साथ बाइंड करता है, सॉर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस के साथ, और दूसरा एफजी रिपीट के साथ बाइंड करता है। अब इनकी बाइंडिंग डायरेक्टली भी हो सकती है, या फिर ये बाइंडिंग कैसे हो सकता है, इनडायरेक्टली वाया एडाप्टर प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज और यहाँ पे देख सकते हो, जब हम मोनोमेरिक की बात कर रहे हैं ना, मोनोमेरिक, तो मोनोमेरिक में जैसे यहाँ पे बोला सिंगल प्रोटीन है या फिर सिंगल पेप्टाइड है, सिंगल सब यूनिट है। तो मोनोमेरिक में क्या होता है, सिंगल पेप्टाइड, सिंगल पेप्टाइड जो यहाँ पर होगी, सिंगल पेप्टाइड जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये यहाँ पे बाइंड करता है, बाइंड्स टू बोथ कार्गो प्रोटीन, कार्गो प्रोटीन के साथ सिंगल पेप्टाइड बाइंड करती है एंड एफजी रिपीट। तो एफजी रिपीट और दोनों के साथ यहाँ पर क्या है, सिंगल पेप्टाइड ही बाइंड करेगी, इंटरेक्ट करेगी। पर जब हम टू पेप्टाइड की बात करते हैं तो इसमें अब यहाँ पर जो वन सब यूनिट है, वन सब यूनिट इंटरेक्ट करते हैं या फिर बाइंड करती है टू कार्गो प्रोटीन
ठीक है। और जो अदर सब यूनिट यहां पर होगी, ये अदर सब यूनिट इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट टू एफजी रिपीट्स। तो ऐसा भी यहां पर आता है कि यहां पर जो मॉलिक्यूल यहां पर होंगी, मोनोमरिक है तो एक ही दोनों के साथ करेगा, डाइमरिक है तो एक कार्बोप्रोटीन के साथ और एक एफजी रिपीट के साथ। ठीक है, तो ये हमारे यहां पर आते हैं न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर इंपोर्टेंस। ठीक है, अब इसमें भी देखो डायग्राम, देखो ये अल्बर्ट से है। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया, अब यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोप्रोटीन 1 है और ये यहाँ पर है इंपोर्टिन। ठीक है, न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर, और ये जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ना, ये यहाँ पर है सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, ये होगा सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस। अब ये सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस होता क्या है, ये हम आगे करेंगे कि कौन सा सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऐसे कार्बोप्रोटीन 2, कार्बोप्रोटीन 3, अब इनमें भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस, जिसको न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल बोला जाता है, देखेंगे हम। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या, ये यही है प्रोटीन सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस। तो यहाँ पे 3 प्रोटीन, अब 3 प्रोटीन में यहाँ पे 3 अलग अलग यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इंपोर्टिन के साथ, ये इंपोर्टिन है, अब इसमें तो रिप्रेजेंट किया कि जो इंपोर्टिन है, इंपोर्टिन के साथ डायरेक्टली यहाँ पे बाइंड करता है कार्बोप्रोटीन। बट अब सेकंड वाले में देखो, यहाँ पर जो न्यूक्लियर इंपोर्ट यहाँ पर होगा, इसमें देखो ये यहाँ पे न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर और ये यहाँ पर एडाप्टर प्रोटीन और ये कार्बोप्रोटीन यहाँ पर है। तो अब कार्बोप्रोटीन की इंटरेक्शन एडाप्टर मॉलिक्यूल के साथ हो रही है। अब ये एडाप्टर मॉलिक्यूल फिर जाके इंटरेक्ट करता है विद द इंपोर्टिन। ठीक है, तो एक ये भी पॉसिबल है और एक ऐसे भी यहाँ पर होता है। तो ये हमारा यहाँ पर आता है न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर इंपोर्टिन। अब ऐसे न्यूक्लियर इंपोर्ट रिसेप्टर्स हुए, अब एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स भी होंगे। ठीक है, इंपोर्ट है तो एक्सपोर्ट भी होगा। तो सेकंड यहां पर आ जाएगा न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर। ठीक है, सेकंड आता है न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स। अब न्यूक्लियर एक्सपोर्ट रिसेप्टर्स जो हैं, अब ये होते हैं एक्सपोर्टिंग। ठीक है, एक्सपोर्टिंस है, और ऐसा है जो मैनी एक्सपोर्टिंस होते हैं, इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है विद द इंपोर्टेंस। तो मैनी एक्सपोर्टिंस हैज सिमिलर स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी या हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंट के जैसा ही इनका क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो ये एक्सपोर्टिन और जो यहाँ पर इंपोर्टेंस है ना, कि यहाँ पे सेम जीन फैमिली से ही एनकोडेड होते हैं। तो हमारे पास ये आता है कि जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स हैं, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर्स को और बोला जाता है कैरियोफेरिन्स। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर में दोनों आगे, इंपोर्टेंस भी और एक्सपोर्टिन भी, कैरियोफेरिन्स बोलते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स यहां पर होते हैं, दे आर एनकोडेड बाय सेम जीन फैमिली। ठीक है, एनकोडेड बाय सेम जीन फैमिली। ठीक है, अब ऐसे जो एक्सपोर्टेंस हैं, ये भी क्या करते हैं, इट बाइंड्स टू, अब जैसे हमने वहां पर सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस किया ना, तो सेम ऐसे भी इनकी भी बाइंडिंग किसके साथ होगी, सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस के साथ। सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस के साथ ये बाइंड करते हैं एंड टू द एफजी रिपीट्स। ठीक है, बिल्कुल सेम है, जैसे बताया कि सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है, या फिर सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर इनका होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, सेम ही जीन फैमिली से एनकोडेड होता है, तो इनका भी सेम है, सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस के साथ बाइंड करना और एफजी रिपीट के साथ। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हमने रिसेप्टर्स देखे, इंपोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन। अब हमने यहाँ पे सिग्नल सोर्टिंग सीक्वेंस देखे ना, अब इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पर होगा, नेक्स्ट इज हम देखेंगे सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सोर्टिंग सिग्नल सीक्वेंस।